So, hello everyone. I hope you must be very much busy with your examination preparation. So, I hope कि आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आपको मैं थोड़ा सहयोग देने आ रहा हूँ. दिस इज द वीडियो फॉर द रैपिड रिवीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12th बोर्ड्स 2021 टू 2022. तो यहाँ पर विद मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं. आइए शुरू करते हैं. The very first topic is the electrochemical cell. Electrochemical cell आपके सामने बना हुआ है. कुछ नहीं करना है, जो जो मैं कहता चाहूं वो देखते जाओ. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं. ये पहली बात तो ये ध्यान रखो. क्या क्या कहा जाता है? ये लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और अ वोल्टाइक सेल. लेकिन अगर पर्टिकुलर केस लिया जाए कि हमने जैसे एक जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप किया है और कॉपर रॉड को CuSO4 सॉल्यूशन में डिप किया है, तो उसको डेनियल सेल के नाम से जानते हैं. इस डेनियल सेल में आपने देखा है कि जो जिंक रॉड है वो ZnSO4 में डिप्ड है, Cu है वो CuSO4 में डिप्ड है. एक एक्सटर्नल वायर लगा दी गई है, यहां पर वोल्ट मीटर सेट कर दिया गया है और एक सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किया गया. सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका क्या यूज है, अभी हम लोग पढ़ रहेंगे और होने क्या वाला है. सबसे पहली बात तो याद रखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी. इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इस डेनियल सेल का जो एक्सपेरिमेंटली पोटेंशियल देखा गया है दैट इज अराउंड 1.1 वोल्ट. ये फिक्स्ड वैल्यू है. क्लियर? अब ये वर्किंग कैसे होती है? सबसे पहली बात, एक ये छोटा सा न्यूमोनिक है, याद कर लो, एलोन. यहां पे ए का मतलब एनोड होता है, एल का मतलब LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि जो एनोड होगा वो हमेशा बाएं तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, वहां हमेशा ऑक्सीडेशन होगा. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वो नेगेटिव टर्मिनल होगा. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल सेल में कन्वर्ट करता है, वहां पे जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है. लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड का टर्मिनल होता है दैट इज नेगेटिव. तो ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है जब रिएक्शन होती है. कैसी रिएक्शन होती है? एनोड में जिंक विल डिकम्पोज इनटू Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन. अब Zn2+ जो है ये सॉल्यूशन के अंदर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू ट्रेवल करके इस कॉपर के अंदर जाएंगे, कॉपर सल्फेट के अंदर जाएंगे, सॉरी. और कॉपर सल्फेट में यहां पर इसको 2 तरीके के आयंस मिल रहे होंगे, एक Cu2+ और एक SO4 ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन Cu2+ को लेकर रिडक्शन कर देंगे Cu में, और कुछ देर बाद आप ये देखोगे कि यहां पे जो कॉपर है बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया है और जिंक थोड़ा सा पिघल गया है. वैसे तो जिंक बड़ा सख्त होता है लेकिन इधर पिघल जाता है. तो जिंक टर्मिनल विल लूजेस इट्स वेट whereas कॉपर टर्मिनल विल गेन इट्स वेट. बट क्या यही एक अल्टीमेटम हमारा गोल है कि उसका लूज करना और उसका गेन करना वेट का? नहीं. क्या यही हमारा अल्टीमेटम गोल है कि जिंक के इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ से ट्रैवल करके कैथोड टर्मिनल पे जाएं? क्या यही हमारा अल्टीमेट एम है? नहीं. We are studying the electrochemical cell in which our ultimate aim is to convert the chemical energy into electrical energy. अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिली. क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब हम ये यू टाइप का सॉल्ट ब्रिज लेंगे. ये यू ट्यूब मतलब यूट्यूब नहीं, यूट्यूब है ना. ये यूट्यूब इज अ सॉल्ट ब्रिज जिसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जो दोनों यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है. या तुम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो उससे ताल्लुकात नहीं रखता. यानी कि सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, लाइक KNO3 एक्सेट्रा. एंड रिमेंबर, इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं वो अगर सोल्यूशन के अंदर रखते हैं ताकि उसकी डेंसिटी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और वो पिघल के नीचे ना गिर जाए, या इनके साथ डिफ्यूजन में ना चला जाए, या इनके साथ रिएक्ट ना करना लगे, या इनके साथ घुल मिल ना जाए. और साथ में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए यहां पर इसके एंड्स में कॉटन प्लग डाल देते हैं.
तो ये अरेंजमेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब यहां पे सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो आपको करंट कैथोड से एनोड की तरफ जाता हुआ मिलेगा। लेकिन समय के अनुसार ये करंट ड्रॉप होगा, क्यों? क्योंकि Cu2 प्लस और SO4 माइनस की मात्रा कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी? ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे Cu2 प्लस, उन दो इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर में एक्यूमुलेट हो रहा है, Cu2 प्लस आयंस जा रहे हैं, और साथ में SO4 माइनस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। क्यों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं? मान लो पोलराइजेशन स्थिति आ गई, तो सॉल्ट ब्रिज क्यों लिया है? पोलराइजेशन स्थिति को हटाने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। मान लो एक समय मान लो कि सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो बहुत सारे Zn2 प्लस यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे Zn2 प्लस यहां इकट्ठे हो जाएंगे, और Cu2 प्लस तो बेटा जा रहा है, तो बहुत सारे SO4 माइनस, बहुत सारे SO4 माइनस इस बीकर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। एक लम्हा ऐसा आएगा कि यहां पर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा, और अब पोलराइजेशन की स्थिति आ जाएगी, यानी कि सेल स्टॉप हो सकता है, ईएमएफ कैन ड्रॉप टू जीरो। तो इस कंडीशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लेते हैं, जिसके अंदर केसीएल होता है। तो केसीएल में जो K प्लस और Cl माइनस होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस ऑन द टू अपोजिट हाफ सेल्स। एनोड का एक हाफ सेल जिंक वाला, कैथोड का हाफ सेल कॉपर वाला। तो SO4 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस K प्लस इधर को आते हैं, और SO4 Zn2 प्लस को काउंटर बैलेंस करने के लिए KCl में से Cl माइनस इस साइड आते हैं। तो ये है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। एक बार देख लेते हैं कि यहां पर हमारी जो रिएक्शन बनी थी वो कुछ इस प्रकार बनी थी कि जिंक जो था वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड में ये रिएक्शन हो रही थी। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था कि Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में एक्यूमुलेट हो रहा था, यानी कि ये कैथोड वाला है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये जो हमें मिल रहा है, ये आपको सेल रिएक्शन बोलते हैं इसको। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सेल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। तो जिंक यहाँ पे चूंकि मतलब लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन दिखला रहा है, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और Cu2 प्लस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं। अगर कह रहा है यहाँ पे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो, इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लेसर देन 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डेनियल सेल का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.1 वोल्ट है। उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएं, जैसे देखो करंट इस तरफ को भाग रहा है, ईएमएफ इस तरफ को भागे, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इतना सा पड़ेगा कि थोड़ा सा ईएमएफ आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू द कॉपर रॉड। लेकिन अगर हमने ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लगा दिया, तो भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल नाउ बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। When does electrochemical cell behave like electrolytic cell? When E external is greater than 1.1 volt. अब ये जो करंट मिल रहा था तुमको कैथोड से एनोड की तरफ, वो 1.1 वोल्ट का था, तुमने उससे ज्यादा एनोड से कैथोड भेज दिया, तो बट ऑब्वियस की बात है हर वर्किंग अपोजिट होने लगेगी। अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेंगे और करंट जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा। जब फंक्शनैलिटी उल्टी हो गई, तो फिर जब सेल ही उल्टा हो गया, तो उसका अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल का अपोजिट होता ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। क्लियर है? अब यहां पर आता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सुन रहे हो? सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस एंड टू कंप्लीट द सर्किट बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इट. It contains a gel in which inert electrolyte like Na2SO4, KNO3, KCl are mixed. Negative ions flows to the anode and positive ions flows to the cathode through the salt bridge and charge balance is maintained and cell keeps on functioning. यही हमने फंक्शन अभी आपको समझाया है। अलग से इसके 4-5 या 3-4 फंक्शंस हैं, याद रखना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है विच अमंग देम इज द नॉट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, एंड इट कंप्लीट्स द टू हाफ सेल्स एंड दे ट्राई टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस.
इट मेंटेन्स द चार्ज बैलेंस, ये एक ही बात है। इट एलिमिनेट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इस वर्ड को याद रखना, इसको इसका बोर्ड्स में ज्यादा महत्व नहीं है, एलजेपी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लेकिन याद रखना इट एलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये वर्ड फोकस में रखना। सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल डायग्राम, देखो जो आप रिएक्शन लिखते हो ना, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu, तो अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या लिखते हैं कि भाई हमारे पास एनोड में था Zn से Zn2 प्लस, बीच में है सॉल्ट ब्रिज और फिर Cu2 प्लस से Cu। देखो ये पोर्शन आपका रिडक्शन दिखला रहा है, ये पोर्शन आपका एनोड दिखला रहा है। कैसे एनोड दिखा रहा है? एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक यहाँ पे 0 है और कन्वर्ट हो रहा है 2 प्लस में, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये 2 प्लस से 0 की तरफ जा रहा है। तो कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जिंक जो कि सॉलिड था Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये जो डबल वर्टिकल लाइंस होती हैं दिस रिप्रेजेंट्स दी सॉल्ट ब्रिज, और फिर उसके बाद Cu2 प्लस Cu, ये कैथोड वाला है और उधर लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड, ये लिखा है डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स दी सॉल्ट ब्रिज। C जो लिखा है वो मोलर कंसेंट्रेशन है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो अगर बीकर में आपने एक इलेक्ट्रोड को डिप किया है, जैसे मान लो ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर आपने जिंक रॉड को डिप किया, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। मान लो इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज किए सॉल्यूशन के अंदर, तो यहां पर रॉड्स के टर्मिनल्स पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव जो इसके इंटरफेस पे आ रहा है और ये नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्रिएट कर देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहते हैं। तो इट मे बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस, यानी कि जिंक को ZnSO4 में डालो, Cu को CuSO4 में डालो, Ag को AgNO3 के अंदर डालो, तो व्हेन एन एलिमेंट इज केप्ट इन इट्स ओन आयंस, तो उसके पास एक टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोड की क्षमता होती है। पोटेंशियल मींस क्षमता, इलेक्ट्रोड की क्षमता होती है या तो वो फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, और जब भी लूज करे या गेन करे दो पॉजिटिवली टर्मिनल्स पैदा हो जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और हर इलेक्ट्रोड का अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके आ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, गेन करके आ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? एक्चुअली में हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, हमको किसी से रिलेट करके ही बताना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप किसी कमजोर बच्चे को देखो, मतलब थिन बच्चे को देखो और आप कह दो दिस इज द थिनेस्ट बॉय आई हैव एवर सीन, तो गलत बात है ना, उससे भी पतला कोई और हो सकता है। या किसी मोटे को देखो तो आपको अरे यार ये तो सबसे मोटा आदमी है जहां अभी तक जो हमने देखा है, ऐसा नहीं है, उससे भी मोटा और हो सकता है। तो ऐसे अगर हम कह दें कि जिंक ऑलवेज टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कहना थोड़ा उचित नहीं रहेगा। या हाइड्रोजन विल ऑलवेज टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कहना उचित नहीं रहेगा। अंटिल आप इसको किसी से कंपेयर नहीं करोगे, आप बता नहीं पाओगे कि एनोड में है कि कैथोड में है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा। तो it may be defined as a tendency of an element when it is placed in contact with its own ions to either lose or gain electrons and in turn become positively or negatively charged. The electrode potential will be named as oxidation or reduction potential depending upon whether it is oxidation taking place or reduction taking place. Both oxidation and reduction potentials are equal in magnitude. जैसे अगर मान लो कहीं पे इस तरह से लिखा है E0 Cu2 plus /Cu is equal to plus 0.34, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34, और वो भी कौन सा? स्टैंडर्ड। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल स्टैंडर्ड कब होता है? जब इस तरह से नॉट आए, मतलब नॉट के मतलब है कि जब 1 मोलर कंसेंट्रेशन हो 298 केल्विन हो, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। और इस समय जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है वो एक्सपेरिमेंटल
प्रूव्ड होता है। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो चार्ट है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉलो करता है, तो इसलिए हम लोग उसी को लेते हैं। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे ई नॉट सी यू स्लैश सी यू टू प्लस इक्वल टू माइनस का 0.34, यानी कि द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम बट द साइन बिकम्स डिफरेंट। यही वो बात ये कहना चाह रहा है। रिडक्शन के समय 2 प्लस से 0 जाएगा और ऑक्सीडेशन के समय 0 से 2 प्लस जाएगा। क्लियर हो गई बात? इट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, सो द वैल्यूज ऑफ ई आर नॉट एडिटिव, यानी कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैंने बात करी थी अभी यहां पे, उसको फिर से मैं एक रिपीट करता हूं कि इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी कि 1 मोलैरिटी 298 केल्विन एंड यस ऑफ कोर्स 1 बार प्रेशर, सॉरी टू फॉरगेट अबाउट दैट। तो ये ई नॉट मिलता है यहाँ पे। ई नॉट जो होता है ना सेल का, वो आप ऐसे निकालते हो कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये आपका एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं सिर्फ तुमको कॉपर का एक बीकर पकड़ा कर दे दूं और मुझसे तुमसे पूछूं कि बताओ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो तुम इसको नहीं बता पाओगे। तो तुमको कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेनली होता है शी या नी। शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका फिगर आपके यहां सामने बना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेसिकली क्या होता है, एक HCl नाम का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर में छोड़ देते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन द प्लैटिनम फॉयल, एक प्लैटिनम रॉड लेते हैं या इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि भाई H2 को आपने एक तरीके से अगर पानी के अंदर या HCl एसिड के अंदर पास किया तो बुलबुले तो थोड़े दिखाई देंगे। ठीक है, बस ये एक बेसिक सा अरेंजमेंट है, कोई पूछता नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव में तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई शी की हमें एक्सप्लेनेशन दो। शी में आपको बस इतना याद रखना है कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रोलाइट HCl या H+ लेते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो प्लैटिनम होती है और H2 गैस को 1 बार प्रेशर में पास किया जाता है। जब हाँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसका ई नॉट होता है वो 0 होता है, तो इसको बड़ी आसानी से हम किसी के साथ भी रिलेट करके उसका एक्चुअल ई नॉट सेल निकाला जा सकता है। अब अगर तुम्हें पहचानना हो कि कौन है एनोड में कौन है कैथोड में, तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, ले कर बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, CD को नहीं सुना पर हम गाएं चप्पा चप्पा, CU HG AG PT AU। तो जब नीचे आते हैं तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और कौन सी इंक्रीज होती है, आइए ये सीखते हैं। जैसे तुमको मान लो सोडियम दे दिया जाए और सोडियम के साथ Fe दे दिया जाए, ये 2 हाफ सेल दे दी जाए, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो ऊपर होता है वो एनोड होता है और जो नीचे होता है वो कैथोड होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि तो बढ़िया है। ए फॉर एनोड, और ए पहले आता है, तो जो ऊपर है वो एनोड है और जो नीचे है वो कैथोड है। अगर एनोड है तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत अच्छी बात है जो हम पढ़ा रहे हैं अभी। कैथोड है तो वहां पे रिडक्शन हो रहा होगा और रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे कि Fe और Na में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो तुम आंसर Fe दोगे। ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द हाफ सेल पोटेंशियल वैल्यूज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड आर रिप्रेजेंटेड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज एज शोन इन द टेबल।
टेबल मैंने नहीं दिखाया है, टेबल इसी प्रकार का होता है, सबकी वैल्यूज लिखी होती हैं। जैसे लिथियम की -3.17 होती है, हाइड्रोजन की 0 होती है, कॉपर की फिर +0.34 होती है। इस तरह से सबकी वैल्यूज लिखी होती है। हाइड्रोजन से ऊपर वाली सारी माइनस में होती है, हाइड्रोजन की नीचे वाली सारी प्लस होती है। और जो भी वैल्यूज होती है वो किसके अनुसार होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो जब भी हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक चीज ध्यान रखना कि तुम जो भी वैल्यूज लो वो एसआरपी के फॉर्म में लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लो। आपको अभी तक की अगर कोई बातें डिटेल में जानने की इच्छुकता है या जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें डिटेल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ाया गया है। नर्स इक्वेशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग है, एनिमेटेड वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब ये नर्स इक्वेशन क्या होता है? नर्स इक्वेशन बेसिकली इसलिए आती है कि मान लो अगर तुमने ई नॉट सेल तो निकाल लिया, वो तुम्हें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल देता है, लेकिन अगर हमसे पूछे कि यार हमको 1 मोलैरिटी में नहीं चाहिए, हमको 5 मोलैरिटी पे काम करना है, हमको 298 केल्विन पे काम नहीं करना है, हमको 313 केल्विन पे काम करना है, या प्रेशर चेंज करना है, या तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज करनी है, तो हम फिर ईएमएफ कैसे निकालेंगे? तो पर्टिकुलरली एक रिएक्शन का, जैसे ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, अगर ये रिएक्शन है तो उसका नर्स इक्वेशन के थ्रू ये फॉर्मूला है, ऐसे ईएमएफ निकलता है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू सी। ये जो क्यू होता है ये होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये जो n है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। f का मतलब फेराडे है जिसकी वैल्यू 96500 है। r का मतलब गैस कांस्टेंट है, t का टेम्परेचर इन केल्विन। रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन विद ईच सम रेज़ टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि यहां पर जैसे प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो c इंटू डी टू दी पावर स्मॉल सी स्मॉल डी अपॉन ए इंटू बी टू दी पावर स्मॉल ए स्मॉल बी। ये रैपिड रिवीजन है तो स्पीड उसी हिसाब से होगी। आप ये सोचो कि आप यहाँ सीखने आ रहे हो तो थोड़ी सी गलत जगह आ गए हो, है ना। सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे देखना। तो यहाँ पर अगर हम टी को 298 केल्विन मान लें जो कि अधिकतर क्वेश्चन में होता है, तो 2.303 इंटू आर का मतलब 8.314 इंटू टी का मतलब 298 अपॉन एन इंटू एफ का मतलब 96500। इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो 0.0591 आएगा। तो थोड़ा सा छोटा फॉर्म हो गया ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आते हैं। और एक बात और, सॉरी फॉर दिस बिग ओवरसी, एक बात और है कि अगर मान लो हम इक्विलिब्रियम में कोई चीज निकालना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में एक चीज याद रखना कि जो आपका ई सेल होता है वो जीरो होता है, लेकिन ई नॉट सेल जीरो नहीं होता। वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है ना, वो क्यों जीरो होगा? ई सेल जीरो होता है। तो तुमने अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू की जगह के सी हो जाता है। जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो केसी के टर्म में चला जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम लोग जीरो वाली पोजीशन को जरा सेट कर देंगे तो ई नॉट सेल किसके बराबर आ जाएगा? 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। स्पेशली आईएससी वाले बच्चे याद रखिएगा कि लॉग एंटी लॉग आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, काम आसानी से हो जाएगा। मुझे नींद इसलिए आ रही क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं इस समय और हम आपके लिए कर रहे हैं वीडियो शूट। तो ई नॉट सेल क्या है?
2.303 RT by NF log Kc। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो इस बात से जाहिर होता है कि उसका डेल्टा जी लेसर देन 0 होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो -NFE सेल होता है, और अगर स्टैंडर्ड में ले जा रहे हो तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE नॉट सेल होता है। यहीं से हमको मैक्सिमम वर्क आउटपुट का भी पता चलता है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालो, तो जस्ट फाइंड आउट डेल्टा जी नॉट। याद रखिएगा एक बात और, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसमें ई सेल या ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट तुम्हारा नेगेटिव होगा। क्लियर है? पक्का? कोई भी तुमसे पूछे गिब्स एनर्जी क्या है तो क्या कहोगे? मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन बाय द सिस्टम। मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन बाय द सिस्टम। अभी हमने एक पीछे रिलेशनशिप पढ़ी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। ठीक है, यहां पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट की जगह ये रख देंगे 2.303 RT बाय NF log KC। तो होने कुछ ऐसे वाला है कि ये NF से NF कट जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। ये रहेगा एक सिंपल फॉर्मूला विच कैन गिव यू द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड KC। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो, ई सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट, वेयर एज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। Next question is the difference between the electrode potentials of the two electrodes when no current is drawn through the cell is called, क्या कहते हो? सेल का पोटेंशियल, सेल का EMF, पोटेंशियल डिफरेंस या सेल वोल्टेज? इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, गलत गलत सोच रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन to move a unit positive charge from one point to the another point. It does not remains constant. So the answer is the cell EMF. Clear? आगे बढ़ते हैं। The electrochemical cell behave like electrolytic cell, अभी पढ़कर आ रहे हैं। बताओ कि जब एक्सटर्नल जो तुम लगाते हो पोटेंशियल दैट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, डेनियल सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल। देखो यहां पे तुमको कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है, 0 से -1, +3 से 0, +7 से +2, +6 से +3। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के हिसाब से आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड ऊपर होता है, कैथोड नीचे होता है, यानी कि ऊपर वाली चीज रिड्यूसिंग एजेंट है और नीचे आती हुई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आते हो तो आपका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। तो जो ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यही तो पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है और नीचे वाली पॉजिटिव होती हैं। तो ये जितना भी पॉजिटिव है 1, 2, 3, ये सारा का सारा हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। हाइड्रोजन से ऊपर सिर्फ एक ही है नेगेटिव, यानी कि Cr3+ वाला। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? Cr3+ की Cr, इससे भी कंफ्यूज हो जाते हो। Cr जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया जाएगा। तो इसका आंसर Cr3+ नहीं, Cr मार्क करके आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द गिवन सेल Mg/Mg2+, फिर ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है Cu2+ से Cu, ये वाला हिस्सा तुम्हारा एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड में और ये तुम्हारा कैथोड होता है। तो Mg इज कैथोड, ये गलत है। Cu इज कैथोड, ये सही है। द सेल रिएक्शन ये होगी, ये गलत तो नहीं कह रहा, ये भी सही कह रहा है, क्योंकि Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu रिड्यूस्ड हो रहा है। Cu इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Cu2+ रिडक्शन दिखला रहा है तो इट विल बी दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसमें मल्टीपल है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे 4 मेटल्स दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है -2.93, -2.48, -0.74 और +0.80। ऊपर वाला जो भी हिस्सा होता है वो एनोड होता है, नीचे वाला हिस्सा कैथोड होता है। ऊपर वाला होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और नीचे नीचे आते हुए रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज होता है। तो बट ऑब्वियस की बात है कि -2.93 टेबल में सबसे ऊपर रहेगा, तभी तो नीचे आते थे -2.48, फिर -0.74, फिर 0 हो जाता है, फिर प्लस का 0.80 आएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी ए। यहां से शुरू होता है इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग एक बीकर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, एक तरफ एनोड होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को नेगेटिव टर्मिनल पड़ा था, और एक तरफ कैथोड होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पर हम लोग एक स्विच ऑन कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे मोल्टेन NaCl ले लिया, तो जब करंट पास होगा तो वो मोल्टेन NaCl Na++Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। एनोड जो कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि 2Cl- गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन यहां पर भी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड में ऑक्सीडेशन होना निश्चित है। फिर वहीं दूसरी छोर पे कैथोड जो कि तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल है वो रिडक्शन करेगा, किसका, Na+ विल ट्राई टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू Na। लेकिन अगर मान लो यही चीज एक्वस होती तो एक्वस के में H+ और OH- भी होते, तो वहां पे फिर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस का कंसेप्ट लागू होता। वेयर देयर आर मोर देन वन कैटायन और एनायन द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज बिकम्स कॉम्पिटिटिव इन नेचर। Discharge of any ions requires energy, and in the case of several ions being present, the discharge of that ion will take place first, which requires the एनर्जी। यानी कि सिंपल सीधी बात है, अगर NaCl में एक्वस NaCl की हम बात करें कि एनोड में और कैथोड में कौन आएगा, कैसे आएगा, तो एक थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि देखो बेटा, एनोड में अभी तक तो Cl- आ रहे थे, लेकिन अब OH- भी आएंगे। अब अगर हम मान रहे हैं कि हम कंसेंट्रेटेड NaCl का एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो Cl- चिपकेगा, अगर हम डाइल्यूट का ले रहे हैं तो OH- चिपकेगा। ये कंसेंट्रेशन पर भी बेस्ड करता है और ओवर वोल्टेज पे भी बेस्ड करता है। अब कैथोड में अगर एक तरफ Na+ है और एक तरफ H+ है तो Na+ नहीं जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से H+ जल्दी चिपक जाएगा। इट विल टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एज कंपेयर टू सोडियम। तो स्टैंडर्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आता है उसका स्टैंडर्ड जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम होता है, मतलब जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके वो चिपक जाएगा। So you will get the remaining electrolyte in the case of the concentrated NaCl solution as OH- यहां से नीचे गिर जाएगा और Na+ यहां से नीचे गिर जाएगा तो NaOH बचेगा। तो चूंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड NaCl द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन हो रहा है ना। तो ये भी वही बातें बताई गई हैं जो हमने भी आपको समझाई हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, Na++ Cl- में टूटा, कैथोड में रिडक्शन हुआ, एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ, ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। अब
एक केस और पढ़ लेते हैं कि इफ वी वांट टू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous using प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो टीचर आपसे पूछेगा कि यार बताओ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हें एनोड और कैथोड में क्या चीज मिल रही है वो लिखना है। तो फिर से अपन लोग बी कर लेते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CuSO4 एक्वस, यानी कि Cu2 प्लस SO42 माइनस H प्लस OH माइनस। एक तरफ एनोड ले लिया पॉजिटिव वाला, एक तरफ कैथोड ले लिया, स्विच ऑन कर दिया, करंट पास कर दिया। आयंस में टूटने के बाद ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, यानी कि एनोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है वो OH माइनस और SO42 माइनस ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और यहां पर Cu2 प्लस और H प्लस लड़ना शुरू कर देंगे। तो बेटा ऐसा है कि कैथोड में चूंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल, देखो H के नीचे Cu आता है, H प्लस और Cu2 प्लस में घमासान युद्ध होगा। चूंकि Cu2 प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो इट विल ट्राई टू अचीव टू इलेक्ट्रॉन्स मोर रैपिडली, मोर इजिली एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू Cu। सिमिलरली इन एनोड एक सीरीज होती है SO42 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। यहां से यहां जाते हुए डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो SO42 माइनस और OH माइनस में OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो OH माइनस चिपक जाएगा और SO42 माइनस वापस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो OH माइनस का रिएक्शन इस कदर दिखाते हैं कि 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बैलेंस रिएक्शन है OH माइनस के लिए। अब एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड में क्या हो रहा है तो कह देना कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। और कोई तुमसे पूछे कि रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बताओ यहाँ पे, तो कह देना कि रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट हमारा ऊपर से क्या बच रहा था H प्लस, नीचे से क्या बच रहा है SO42 माइनस, तो H2SO4। तो अब ये एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन का मतलब जो pH है वो डिक्रीज होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो PT इलेक्ट्रोड ना लेकर हम Cu इलेक्ट्रोड लेते हैं तो यहां पे चीजें बदल जाती हैं। यहां पर कैथोड में तो सेम रहेगा कि Cu2 प्लस गिव Cu, लेकिन 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 एनोड में सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। एनोड में क्या होगा बोलो मेरे साथ, सेल्फ ऑक्सीडेशन। यानी कि चूंकि ये खुद कॉपर मेटल का बना है और मेटल को तो बहाना चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो वो SO42 माइनस और OH माइनस का वेट नहीं करेगा कि तुम दोनों आओ चिपको लड़ाई करो कि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है ज्यादा है, बट हम खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो जब CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो जो एनोड में रिएक्शन बनती है वो होती है Cu gives Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ जाता AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करो, एक्वस AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करो यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, तो Ag gives Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है एनोड में, और कैथोड में जस्ट उसका रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं। तुम यहां पर एनोड का रिएक्शन देखो और कैथोड का रिएक्शन देखो, रिवर्स है, एकदम रिवर्स। तो ऐसे केसेस में यही करते हैं, जब इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम होता है एज कंपेयर टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है तो यही काम करते हैं। जो रिएक्शन एनोड में बनती है उसका रिवर्स कैथोड में बनती है एंड वाइस वर्सा। क्लियर 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 क्लियर। तो यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैसे करते हो मेटलर्जी में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे करते हो, ऐसी तो करते हो। इम्प्योर मेटल को तुमने एनोड में पेस्ट बना दिया और कैथोड में इंतजार करते हो कि उसका जो प्योर फॉर्म है वो वहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाए, यही करते हैं ना। फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो आते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, किसके, फेराडेज के। तो यहां पे हमको ये क्या सिखाना जा रहा है कि जितना ज्यादा
देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जैसे हमारे यहाँ कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हुआ था, the amount of substance deposited or quantity of chemical reaction at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the cell. मतलब जो ये मास डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आप पास कर रहे हैं। अच्छा, चार्ज का मतलब आईटी भी होता है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ तो इक्वल टू आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो ये Z आया है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, अगर हम I 1 एम्पियर ले लें और T अगर 1 सेकेंड ले लें तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज द मास डिपॉजिटेड व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू द टाइम 1 सेकेंड। Z का फॉर्मूला होता है E अपॉन F। E का मतलब है यहाँ इक्विवेलेंट मास, जिसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर अपॉन फेराडे। इक्वल मास निकालना आता होगा, हमने भी सिखाया सॉल्यूशंस में। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वही डेफिनेशन है, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू दी 1 सेकेंड। फिर वही Z का फॉर्मूला, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, E बाय F। F क्या होता है? F इज नथिंग बट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिखा है F का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऐसा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इतना होता है। 1 मोल का मतलब इतना होता है। दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज मिलेगी 96478, टू बी वेरी प्रिसाइज 96478, जिसको राउंड ऑफ करके 96500 कूलम पर मोल लिखते हैं। तो ये फेराडे की यूनिट, तो ये फेराडे का एक नंबर याद रखना, 1F इक्वल टू 96500। सिमिलरली आता है हमारा फेराडे सेकेंड लॉ। फेराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो आपने तीन तीन बीकर्स को या 2 बीकर्स को या 4 बीकर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स यहां पर पड़े हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो अब बताओ क्या होगा। तो जो पहली बात, तो जो चार्ज पास करेंगे वो सेम होगा, जो चार्ज होगा वो सेम होगा बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास इज सेम। तो W इज इक्वल टू, जो आप लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ZIT, यही पढ़ा था ना। और Z का मतलब क्या पढ़ा था, E बाई F। IT को चलो Q ही लिख दो यार अभी। तो W1 इक्वल टू E1 अपॉन F इंटू Q। W2 इज इक्वल टू E2 अपॉन F इंटू Q। मैं दोनों तरफ Q इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो Q Q कट गया, F F कट गया, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये सेकंड लॉ ये कहता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in series, the weight of the product obtained at the electrode is directly proportional to their equivalent weights। तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं फैराडेज लॉ से रिलेटेड। The quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3 is, तो Al2O3 को अगर हम तोड़ेंगे तो मिलेगा 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। एल्यूमिनियम चाहिए तुमको, टू 2Al3 प्लस से Al कैसे मिलेगा, जब तुम 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे। हमें 1 मोल Al3 प्लस अगर चाहिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। तो कितना है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 3F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। यही केस अभी डिस्कस करके आ रहे हैं। एनोड में कॉपर डिकम्पोज होता है, Cu gives Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu। तो कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड एंड बाकी सारे ऑप्शंस तो गलत है, यही आंसर सही है।
नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग सेवरल रिएक्शन इज 10 टू द पावर 30। जो Kc है वो 10 टू द पावर 30 है। E नॉट सेल क्या होगा? सो स्ट्रेट अवे यूज द फॉर्मूला। E नॉट सेल 298 केल्विन पे बात कर रहा है तो 0.0591 अपॉन n इंटू, अच्छा f की लेने की जरूरत ही नहीं, log Kc 0.0591 अपॉन n क्या लोगे यार? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? x2 gives x2 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। नीचे है y2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स y। ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2x2 आ गया और 3y2 आ गया, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई, मतलब n की वैल्यू 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। अच्छा, log की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, सॉरी log m टू द पावर m इज इक्वल टू n log m, तो 30 log 10 आ जाएगा। log 10 1 होता है और 6 5 जा 30 होता है, तो 0.0591 मल्टीप्लाई बाय 0.2955, बी आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 20.25 ग्राम। तो देखो W इज इक्वल टू m, सॉरी W इज इक्वल टू ZQ, ये फॉर्मूला पढ़ा था। Z का फॉर्मूला E बाय F होता है, ठीक है, और इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। यहां पे W दिया है 20.25, मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास 27, Q हमें नहीं मालूम है, यही तो निकालना है, नंबर ऑफ कूलम्स। और N क्या है? वैलेंसी या चार्ज। तो Al 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ही तो Al में कन्वर्ट होगा, तो N की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू 96500 है, Q निकालेंगे आंसर आएगा 217125। नेक्स्ट, when 2 Faraday of electricity is passed through an aqueous solution of CuSO4 and an aqueous solution of AgNO3, the mass of copper deposited at the cathode। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा है, तो आपको फेराडे सेकंड लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि द मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। तो मास ऑफ कॉपर यहाँ पर क्या है, क्या है, क्या है, 63.5 और Ag का क्या है, एक मिनट, 2 Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। ओके, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ कॉपर निकालना पड़ेगा, हमें दिया नहीं है वो एटॉमिक मास की मैंने। तो W इज इक्वल टू m Q अपॉन F इंटू n। ये मास ऑफ कॉपर आने वाला है, देखो अभी कैसे आएगा। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5, Q दिया है आपको 2F, N जो होता है कॉपर के केस में 2 होता है, CuSO4 में Cu2 प्लस ही तो होगा, और FF है, F से F गया, 2 से 2 गया, तो मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ओनली। आया समझ में? नेक्स्ट, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना, 63.5 अपॉन मास ऑफ Ag पता नहीं है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना होगा भाई, 63.5 अपॉन 2, एन फैक्टर भी तो करेंगे, तो 31.25 अपॉन Ag का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, AgNO3 में Ag की वैलेंसी +1 होती है, तो 108 का 108 ही रहेगा। अब ये 2 टाइम से गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 216। नेक्स्ट आता है कंडक्टेंस को लेकर बात, तो ये आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, जिसमें R रेजोनेंस होता है, और जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस इन इट, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होगा।
आर रेजिस्टेंस होता है जिसकी यूनिट ओम्स होती है। आर का एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाय ए। इसमें जो एल बाय ए है इसको हम लोग जी स्टार कहते हैं या सेल कांस्टेंट कहते हैं। रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रो का उल्टा कप्पा होता है। रो का उल्टा कप्पा होता है जिसको हम कंडक्टेंस नहीं, जिसको हम कहते हैं, शायद आगे दिया होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये भी आगे दिया। यहां पे भी कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अच्छा, यहां पे सी दिया है, मेरी आदत है उसको जी लिखने की। जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है। आर की यूनिट अगर ओम्स है तो उसका जब इन्वर्स करेंगे तो MHO मो लिखते हैं या साइमन लिखते हैं। ये रहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि कप्पा का, जिसको कप्पा से डिनोट किया जाता है, और वो किसका है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। यहां से एक रिलेशनशिप पता चलती है। देखो, R इक्वल टू रो एल बाय ए तुमने पढ़ा। R का उल्टा होता है G और रो का उल्टा होता है क्या? 1 बाय कप्पा। L बाय ए को क्या लिख सकते हैं? G स्टार। तो यहां पे एक फॉर्मूला निकल के आता है कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, जो कि काफी यूज होता है। अब इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, 1 मार्क का क्वेश्चन ये पक्का आएगा। कप्पा का मतलब क्या होता है कि एक बीकर में टोटल नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस कितने हैं। जैसे यहां पर अगर KCl सोल्यूशन है और 10 K प्लस है और 10 Cl माइनस है, और वो यहां पर घूम घूम के अपना जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऊपर से अगर तुमने पानी डाला तो ये लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ने से क्या होगा? द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो यही चीज लिखा है, द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स और आयंस पर ml डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बीइंग द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। यानी कि याद रखना है, जो कप्पा है बेटा, हेलो, कप्पा कप्पा, it will decrease on dilution. नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? इट इज अ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। इस चीज को याद रखना। सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सिर्फ एक बात का फर्क है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए होता है, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। इनके फॉर्मूले में नीचे नॉर्मेलिटी आता है, इसके फॉर्मूले में नीचे मोलैरिटी आता है। मोलर कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ये डी बाय हकल ऑन-सेगर इक्वेशन इसलिए करी गई है ताकि हम ये बता सकें कि जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तो बेसिकली कर्व जो है अंडर रूट सी के टर्म्स पे बनाया गया था, जो कि हमको डी बाय हकल ओनसेगर इक्वेशन से मिलती है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम एट इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। इसको याद कर लेना, पेपर में टिक करने को आ सकती है। ये जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम कर्व बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो सबसे पहली बात तो कर्व याद रखो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ इस तरह से बनता है एक लाइन, वीक का पहले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ फिर ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ड्रास्टिक इंक्रीज क्यों होता है और इसमें थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज क्यों होता है? तो KCl में K प्लस प्लस Cl माइनस है। अगर इसमें तुम डाइल्यूशन करोगे तो पानी डालोगे, पानी जब आएगा तो इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा, तो K प्लस और Cl माइनस थोड़े दूर दूर हो जाएंगे और ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। तो चूंकि आयंस की वजह से ही कंडक्शन होता है, और जब ये लोग दूर दूर हो जाएंगे, दे विल बी फार अपार्ट, तो दे विल मूव इन अ फास्ट स्पीड, तो ज्यादा कंडक्शन होने का संभावना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 100% डिसोसिएट होता है, इसलिए इसका कर्व ऊपर से बनता है और थोड़ा सा एलिवेशन मिलता है।
क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। अब CH3COH ऑलरेडी वीक एसिड है, 100% डिसोसिएट नहीं होता है, तो इस केस में माइनस प्लस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होता ही है, लेकिन ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक होता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। ये अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम मोलर कंसंट्रेशन घटाओगे, जो कि हम घटा रहे हैं, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब है कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है कि जो चीज 45 या 50% टूट रही होती है वो डाइल्यूशन करने के बाद 90% तक टूट रही होती है। तो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए एक श्यूम करता हुआ एक कर्व दिखाई देता है। अब इस कर्व को तुम अगर एक्सटेंड करो, एक्स्ट्रा प्लॉट करो, तो यू विल नेवर गेट द लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लेमडा एम ऑफ जीरो कंसेंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी नहीं मिल सकता, इसलिए कोलरॉश लॉ होता है। कोलरॉश लॉ कहता है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज अ सम ऑफ टू वैल्यूज, one depending only on the cation and the other only at the anion। तो यानी कि अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो तुम लोग, जैसे NaCl है भाई, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोलरॉश लॉ दोनों के लिए, तो वो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट concentration of NaCl is equal to the limiting ionic conductivity of Na plus limiting ionic conductivity of Cl minus। अब जैसे अगर तुम्हें मान लो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2 लिखना है, तो इट विल इक्वल टू द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस 2 टाइम्स द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ये इसका एप्लीकेशन है। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो लेमडा एम अपॉन लेमडा एम ऑफ इंफिनिटी ये रखना पड़ेगा। देखो इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो इनफाइनाइट वाली होती है ना, उसका एक और नाम होता है लिमिटिंग एमसी। एमसी मतलब मोलर कंडक्टिविटी है ना। अब जैसे तुमको ये निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन फॉर NH4OH किसके बराबर होगा, तो पहला वाला ट्राई करें, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, सारे आयंस को तोड़ के लिखो, प्लस NH4 प्लस प्लस Cl माइनस माइनस H प्लस माइनस Cl माइनस, Cl माइनस कट गया तो NH4OH बचना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट लगाकर देखो, बी वाला, ये ए में तो नहीं आया, बी वाले में NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस, तो Cl माइनस कट गया, Na प्लस कट गया, देखो NH4 और OH बच रहा है, तो बी वाला इज द सही आंसर। तो इस तरह से निकाला जाता है। चलो वीडियो पॉज करके ये निकालो। चलो हम पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस OH माइनस माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस, तो Cl माइनस कट गया, Na प्लस कट गया, देखो H प्लस और OH माइनस बच रहा है, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। तो आयंस को तोड़कर अगर तुम्हें वही चीज मिल रही है जो उसके पर्टिकुलर आयंस रिस्पेक्टिव जिसमें टूटते हैं, तो वो उसका आंसर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ दिस आर दिस CH3COH का निकालो, तो CH3COH कैसे निकल सकता है, मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH is equal to CH3CONA plus NaCl माइनस HCl करके दिखाएं। देखो CH3CO माइनस प्लस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस माइनस H प्लस माइनस Cl माइनस, ये कटा, ये किसके साथ कटा, किसी के साथ नहीं कटा, तो ये नहीं, अच्छा हाँ एक मिनट, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। हम क्या लेंगे, हम ऐसा करते हैं CH3COO ले लेते हैं, Na, गलती हो गई थी हमसे, प्लस में HCl लेंगे क्योंकि हमको CH3COH चाहिए ना, तो ये दोनों चीजें तो ऐड होंगी, थोड़ी सी गलती
घटी की दुर्घटना घट गई। तो अब यहां पे आप CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, तो देखो आपको खुद समझ में भी आ जाएगा। अगर आप गलत जा रहे होगे तो ये चीज आपको बड़ी आसानी से बता दे कि अगर चीज कट ही नहीं रही है तो कैसे कर लोगे। तो ये Cl माइनस से कटा, Na प्लस से कटा, तो ये दोनों चीजें बच रही हैं, यानी कि इनकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको लिख दो। CH3CONa की क्या है 91, HCl की क्या है 426.16 माइनस NaCl, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगी, माइनस NaCl यानी कि 126.45। ऑब्जेक्टिव करना है ना, तो इस तरह से तुम्हें शॉर्ट मेथड में बता रहे हैं। ये करोगे आंसर 390.71 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन आप लगा लेना, इसको देखो, NaCl KBr और KCl का दिया और NaBr का पूछ रहा है, तो क्या करोगे NaCl और KBr को ऐड कर देना और माइनस KCl कर देना, तो इससे क्या होगा तुम्हारा KCl कट जाएगा। समझ रहे हैं ना, NaCl की वैल्यू क्या है 126, KBr की वैल्यू क्या है 152, माइनस KCl की क्या है 150, तो आंसर ए आएगा। The law applied to determine the molar conductivity at infinite dilution is called Clausius law. Which of the statements about the solutions of electrolyte is not correct? Conductivity of solution depends upon the size of ion. सही है, जितने छोटे आयन्स होते हैं उतना ज्यादा घूमता है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी, गाढ़ी होगी, तो फ्लो ऑफ आयंस कम होंगे, फ्लो ऑफ आयंस अगर कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये गलत बात कर रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज सॉल्वेट कर रही है तो फिर दिक्कत तो होगी ना। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। सो जो करेक्ट नहीं है वो है थर्ड वाला फॉर द सेल। जो कप्पा होता है वो भी हमने तुमको बताया कि G/G होता है। G को 1/R लिख सकते हैं, तो ये हो गया। सेकेंडली R इज इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है। तो R को हम क्या लिख सकते हैं, या रो को क्या लिख सकते हैं, सुनो 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 सुनो, R को R लिखा रहने दो, इसको 1/G, सॉरी इसको 1 कप्पा लिख दो और इसको L/A लिख दो, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R L/A आया, तो यानी कि ये भी इसका सही ऑप्शन है। तो दिस इज अ वन शॉट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।